गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल सोनी है। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का लेसन सेकंड स्टार्ट करेंगे। लेसन सेकंड का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे। नाउ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस एक्चुअल में तीन टाइप के होते हैं। नंबर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशंस, फिर कोलाइडल सॉल्यूशंस और नेक्स्ट है सस्पेंशन। हम इस लेसन में ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिनका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होती है। सॉल्यूशंस में जो कंपोनेंट लार्ज एक्सटेंट में मिलते हैं उनको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और अदर कंपोनेंट्स को हम सॉल्यूट कहते हैं। देखिए, ट्रू सॉल्यूशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे ये सिंगल फेज सिस्टम बनाते हैं। सेकेंड, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। नेक्स्ट, एक्चुअल में बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। नेक्स्ट है, ये स्टेबल होते हैं, इसको पड़े रखने पर इसमें सेडिमेंटेशन नहीं होता। नेक्स्ट है, इनके पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेक्स्ट है, इनके पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेट आउट नहीं कर सकते, फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो सिमिलर होती है, जैसे डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब जो है एक्चुअल में सिमिलर होती है। तो ये सॉल्यूशंस के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात की। अब हम पढ़ते टाइप ऑफ सॉल्यूशन। Now types of solution. देखिए, कंपोनेंट्स की क्वांटिटी के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्वांटिटी, सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और लास्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक्चुअली सॉल्यूट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। उससे ज्यादा हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे तो वो एक्चुअल में डिसॉल्व नहीं होगा, वो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में लोअर अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो हम यहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के सैचुरेशन लेवल तक लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें एक्चुअल में सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा सॉल्यूट को जब ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन जो है वो आपका सुपर ग्रेटर देन सैचुरेटेड लेवल। ओके, तो वो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। अब हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर से डाइल्यूट सॉल्यूशन और नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक्चुअली में लो क्वांटिटी में सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में हायर अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आपके सैचुरेटेड लेवल से कम अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी हम सॉल्यूशंस को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, सॉल्यूशन जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है गैसियस सॉल्यूशन,
नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन और लास्ट है सॉलिड सॉल्यूशन। एक्चुअल में इन तीनों टाइप के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो जैसे फर्स्ट में सॉल्वेंट जो है वो गैस होती है, सेकेंड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होता है, थर्ड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड होता है। ओके, तो यही एक्चुअल में सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन का नेचर जो है वो सॉल्वेंट डिसाइड करता है। तो देखिए यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसी के नेचर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्वेंट क्या करते हैं, सॉल्यूशन के नेचर को डिसाइड करते हैं। अब हम यहाँ पे एक्चुअल में सॉल्यूट जो है वो बहुत टाइप के इसमें सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। तो सॉल्यूट कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, सॉल्यूट गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है और आपका सॉलिड भी हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट, गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन में भी गैस, लिक्विड और सॉलिड ये आपके सॉल्यूट हो सकते हैं। तो देखिए इसको हम इस तरीके से बोलते हैं गैस डिजॉल्विंग गैस, लिक्विड डिजॉल्विंग गैस एंड सॉलिड डिजॉल्विंग गैस। इनके हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे गैस डिजॉल्विंग गैस, तो उसका एग्जांपल है एयर। एक्चुअल में एयर में क्या होती है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो नाइट्रोजन सॉल्वेंट का काम करती है क्योंकि नाइट्रोजन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है 78%, तो वो एज ए सॉल्वेंट काम करती है। अदर गैसेज जो होते हैं वो सॉल्यूट की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड डिजॉल्विंग गैस। लिक्विड गैस में डिजोल्व होते हैं, उसका एग्जांपल देख लीजिए आप फॉग। और सेकंड एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म डिजॉल्विंग नाइट्रोजन गैस, ये भी लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है। सॉलिड डिजॉल्विंग गैस, सॉलिड गैस में डिजोल्व होते हैं। जैसे देखिए स्मोक में एक्चुअल में क्या होता है कि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर में सस्पेंडेड होते हैं। तो स्मोक जो होता है एक्चुअल में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, तो स्मोक हो गया एक एग्जांपल। नेक्स्ट है डस्ट, तो डस्ट के पार्टिकल भी एयर में सस्पेंडेड होते हैं, तो ये भी सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए गैस इन लिक्विड, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। ओके, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो गैस जो है वो लिक्विड में डिजॉल्व है। जैसे ऑक्सीजन, CO2, ये डिफरेंट गैसेज जो होती है वो वाटर में डिजॉल्व होती है। और एक्चुअल में इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक्वेटिक लाइफ के लिए ये उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए डिजॉल्व गैसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड, तो यहाँ पे देखिए एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर, एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड देखिए सॉल्ट, शुगर, ये सब जो है आपका लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं। तो सॉलिड इन लिक्विड का ये एग्जांपल है। नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन, तो देखिए गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये सारी गैसेज जो होती है वो आपके मेटल्स के एक्चुअल में जो मेटल के बीच में स्पेस होता है सरफेस पे वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, इन सब मेटल्स के अंदर जाके ये गैसेज जो है वो एक्चुअल में सेटल हो जाती है और इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करती है। तो ये आपका गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया। लिक्विड इन सॉलिड, देखिए लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है मरकरी, जो है वो एक्चुअल में लिक्विड मेटल है और वो सोडियम के साथ उसका एक्चुअल में हम अमालगम बना देते हैं। सोडियम एक्चुअल में सॉलिड मेटल है, तो लिक्विड इन सॉलिड का ये एग्जांपल आपका सोडियम मरकरी अमालगम हो गया। नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है जैसे कॉपर जो है वो आपका Au और Ag के अंदर मिक्सिंग, इसको हम क्या बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड। जैसे जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं वो कॉपर की इम्प्योरिटीज को एक्चुअल में गोल्ड और सिल्वर में मिलाते हैं। तो ये एक्चुअल में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को इस तरीके से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड पढ़ते हैं एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है
कॉन्सेंट्रेशन होती है सिंपल वर्ड में कि सॉल्यूट कितना सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, ठीक है। सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व है उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो एक्चुअल में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम बहुत सारी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो देखिए कौन कौन सी टर्म है। फर्स्ट टर्म है मास बाई मास परसेंट, सेकंड है मास बाई सेकंड है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, थर्ड है मास बाई वॉल्यूम परसेंट, फोर्थ है पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट है मोलेलिटी, नेक्स्ट है मोलेरिटी। इन सभी तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन बाय वन हम देखते हैं सबको। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं मास बाई मास परसेंट, मास बाई मास परसेंट। ओके, इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में जो मतलब मास बाई मास में ये होता है कि कंपोनेंट का मास जो है एक्चुअल में कितने अमाउंट में कंपोनेंट जो है वो आपका इस सॉल्वेंट मतलब केजी ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ठीक है। केजी ऑफ सॉल्वेंट में कितना मास उसका डिसॉल्व है, सॉरी परसेंटेज में तो 100 ग्राम में कितना मास जो है कंपोनेंट्स का डिसॉल्व है। तो मास ऑफ कंपाउंड या कंपोनेंट डिसॉल्व इन 100 ग्राम, सॉरी ये परसेंटेज में इसलिए इसको 100 ग्राम लिखेंगे, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिखते हैं मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ये हो गया आपका मास बाई मास परसेंट। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन में। ओके, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, एक्चुअल में मास ऑफ कंपोनेंट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। मास बाई मास परसेंटेज को 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में आप देखिए 10% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, यदि इस तरीके से देते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि 10 ml इथेनॉल डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन या 90 ml ऑफ वाटर। ओके, यदि सॉल्वेंट की बात करते हैं तो 90 ml और सॉल्यूशन की बात करते हैं तो 100 ml। ओके, नेक्स्ट देखिए मास बाय वॉल्यूम, इसका एग्जांपल है 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन इन वाटर। तो देखिए 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। तो इस तरीके से ये हम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ppm। ओके, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, एक्चुअल में पार्ट्स पर मिलियन जो है ये हम तब यूज करते हैं जब आपके कंपोनेंट्स या जो आपके सॉल्यूट होते हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ट्रेस अमाउंट में, मतलब जो आपके सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन में एक्चुअल में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम पार्ट्स पर मिलियन में कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ओके, इनटू 10 टू पावर 6, क्योंकि मिलियन है ना, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन 10 टू पावर 6 होता है, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं
पार्ट्स पर बिलियन बी क्या होता है, ये सब सेम है, इंटू 10⁹ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए पार्ट्स पर मिलियन कब यूज किया जाता है, एक्चुअल में ये पॉल्यूटेंट्स जो है एयर और वाटर के अंदर जब डिजोल्व होते हैं तो एक्चुअल में उसकी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, या फिर उस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, तो हम यदि काई जो है वो सॉल्यूट के लिए निकालना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिखेंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए काई यदि सॉल्वेंट का निकालना है तो कैसे लिखेंगे हम, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो नीचे लिखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स लिख देंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट देखिए मोलेलिटी। नेक्स्ट मोलेलिटी। मोलेलिटी को इसमें एम से हम डिनोट करते हैं, और एक्चुअल में ये मोलेलिटी जो होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। ओके, और इसकी जो यूनिट होती है मोलेलिटी की, ग्राम मोल पर केजी, इसमें इसको डिनोट करते हैं। तो एक्चुअल में मोलेलिटी होती क्या है उसको हम समझते हैं। ओके, तो एक्चुअल में मोलेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, ये मोलेलिटी को हम इस तरीके से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मोल्स जो है सॉल्यूट के उसको हम स्मॉल एन से लिखते हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है उसको हम एक्चुअल में कैपिटल एम से लिखते हैं, और ये केजी में हम इसको डिनोट करते हैं। यदि ये ग्राम में होता है तो हम क्या करते हैं, इसको एक्चुअल में ग्राम में यदि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होती है तो आप क्या करेंगे, इसको 100,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोलेलिटी। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, उसी को मोलेलिटी बोलते हैं। तो एक एग्जांपल से हम इस मोलेलिटी को समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पे इसको ग्राम में लिखेंगे, तो इक्वेशंस को हम देखते हैं, मोलेलिटी निकालते हैं हम। देखिए ये है अपना देखिए 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड है हमको गिवन है, और 75 ग्राम जो है हमको बेंजीन गिवन है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मोलेलिटी निकालनी है। एक्चुअल में ये 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड जो है वो 75 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है, तो सॉल्यूशन की मोलेलिटी क्या होगी। ओके, तो एक्चुअल में ये आपका सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो हम मोलेलिटी कैसे निकालेंगे, मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखिए हम मास लिख देते हैं, एसिटिक एसिड का मास हमने लिख दिया 2.5, मोलर मास एसिटिक एसिड का देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 + 3 + 12
प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तो ये एक्चुअल में 60 आ जाता है, ठीक है टोटल। तो हम यहाँ पे 60 से उसको डिवाइड कर देते हैं अपॉन मास इन केजी। तो यहाँ पे एक्चुअल में मास जो है सॉल्वेंट का ग्राम में दे रखा है, इसमें दे रखा है ग्राम में। तो इस ग्राम के मास को हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 2.5 अपॉन 60 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 1000। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट कंसंट्रेशन है मोलैलिटी, सॉरी मोलैरिटी। मोलैरिटी को एक्चुअल में कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है ग्राम मोल पर लीटर, ठीक है, ग्राम मोल पर लीटर। और एक्चुअल में ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, क्योंकि एक्चुअल में इसको लीटर जो एक्चुअल में वॉल्यूम है, तो यहाँ पे देखो हम समझते हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों करती है। इसको ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolve in 1000 ml या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही आपकी मोलैरिटी की डेफिनेशन है। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे एक्चुअल में वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इस तरीके से मोलैरिटी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं हम कि आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। और आपके पास में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 450 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है। तो मोलैरिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है, NaOH है, ठीक है, और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखेंगे, ये 5 ग्राम है, ठीक है, वेट दे रखा है, मास दे रखा है 5 अपॉन मोलर मास क्या होगा NaOH का 23 प्लस 16 प्लस 1, इसको करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब हम वॉल्यूम ऑफ आपका सॉल्यूशन ले लेते हैं, ये 450 ml ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो हमारा ये एक्चुअल में लीटर में है और यहाँ पे मिलीलीटर में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में कैसे चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 1000 से, ठीक है, 1000 हम ऊपर लिख सकते हैं, क्लियर। इस तरीके से आप ये मोलैरिटी को अब कैलकुलेट करेंगे तो मोलैरिटी जो है वो निकल जाएगी। देखिए अभी लास्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है एक्चुअल में, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन solution. Okay, the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solution at a particular temperature is known as solubility. तो solubility जो होती है वो एक्चुअल में इसको हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक तो solid dissolve in liquid, सेकंड पढ़ते हैं gas dissolve in liquid। हम स्टार्ट करते हैं solid in liquid। ठीक है, सॉलिड जो होते हैं वो एक्चुअल में लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हैं, कुछ सॉलिड कम डिसॉल्व होते हैं, कुछ सॉलिड जो है लार्ज एक्सटेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो देखिए एक्चुअल में हम यहाँ समझते हैं प्रोसेस को कि कैसे सॉल्यूशन में सॉलिड डिसॉल्व होते हैं। तो हम एक बीकर लेते हैं, उसमें वाटर लेते हैं और सॉलिड डाल देते हैं उसमें, जैसे सॉल्ट डाल दिया। ओके, तो जब सॉल्ट को डालते हैं तो एक्चुअल में ये सॉल्ट डिसॉल्व होने लगता है, डिसॉल्व होता है
और क्या होता है यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन में बढ़ने लगती है। इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। अब हम सॉल्यूट को ऐड करते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि ये सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, मतलब एक टाइम के बाद में सॉल्यूट जो है डिसॉल्व होना बंद हो जाता है और सॉल्यूट जो है वो एक्चुअल में सॉल्यूशन में फिर से रीअपियर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए एक स्टेज ऐसी पहुंचती है जब एक्चुअल में डिसोल्यूशन जो है वो क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाता है, ठीक है। उस स्टेज पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को जब सॉल्वेंट में डालते हैं तो जितना हम सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में उतना ही जो सॉल्यूट जो है वो एक्चुअल में आपका सेपरेट आउट हो जाता है। तो ये एक इक्विलिब्रियम जो है वो रीच हो जाती है इन दोनों प्रोसेस के बीच में। उस इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि सॉलिड को जब आप डिसॉल्व करते हो लिक्विड में तो बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिसोल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो हम फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। यदि इन दोनों का नेचर एक जैसा होता है, सिमिलर होता है, तो सॉलिड जो है वो आपका सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। यदि दोनों का नेचर डिफरेंट होता है तो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये एक्चुअल में सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है। ओके, अब देखिए कि जैसे आप एक पोलर सॉलिड लेते हैं, पोलर कंपाउंड लेते हैं और एक्चुअल में उसको आप पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन पोलर कंपाउंड या पोलर सॉलिड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। तो जैसे एग्जांपल लीजिए NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि दोनों का नेचर जो सेम होता है, ठीक है, दोनों पोलर होते हैं। लेकिन NaCl जो है वो बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बेंजीन नॉन पोलर है और NaCl पोलर है। और इसी तरीके से यदि नेप्थेलीन को हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो नेप्थेलीन बेंजीन में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन नेप्थेलीन जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअल में सॉल्वेंट और एक्चुअल में सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के ऊपर जो है डिपेंड करता है डिसोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड फैक्टर। डिसोल्यूशन जो है वो एक्चुअल में प्रेशर पे भी प्रेशर, ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिए सॉलिड जो है वो एक्चुअल में प्रेशर से अनअफेक्टेड होता है, मतलब प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। जैसे आप देखिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का स्पेस बहुत कम होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है। तो अब आप इस पे जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती, ओके, क्योंकि एक्चुअल में लिस्ट कंप्रेसिबल होते हैं या नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, इसलिए एक्चुअल में प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर। नेक्स्ट टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। एक्चुअल में सॉलिड जो है उसका डिसोल्यूशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए कैसे डिपेंड करता है, हम एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर हम एक्चुअल में लिक्विड ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, जो भी है। अब उसमें क्या करते हैं, हम सॉलिड को डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दो फैक्टर काम करते हैं। एक तो सॉलिड के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो ब्रेक होता है, ठीक है, सॉलिड के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी एक्चुअल में ये बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद में जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं और डिसोल्यूशन होता है। तो जब
सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ नए बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। ओके, अब यहाँ पे हम इसको दो केस को समझते हैं। केस 1 जो है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये दो फैक्टर हम देखते हैं कि कुछ सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, कुछ सॉलिड को डिसॉल्व करने पर यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो हम इस चीज को समझते, सबसे पहले हम समझते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ऐसा तब होता है जब एक्चुअल में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट जो है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एनर्जी जो है वो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज्यादा होती है। तो ये तब होता है जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि आपका सिस्टम जो है वो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मतलब सिस्टम को आप हीट देते हैं तो सिस्टम क्या करता है, वो सिस्टम जो वो हीट को एक्चुअल में अपने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए काम में लेता है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा है जिसकी वजह से जब आप सप्लाई कर रहे हो हीट की टेम्परेचर इंक्रीज करके तो उसके बॉन्ड ब्रेक करने के काम में आ रही है और एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी, तो ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। ऐसा तब होता है जब एक्चुअल में जो रिलीज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एक्चुअल में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट से ज्यादा हो। ठीक है, तो देखिए उस समय हम क्या करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जब एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, वो एक्चुअल में जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं सॉलिड सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में उससे ज्यादा होती है। ठीक है, उस समय क्या होता है कि जब आप यहाँ पे सिस्टम जो है एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है मतलब सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है और सिस्टम जब हीट रिलीज कर रहा है साथ ही साथ आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, आप भी टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो सिस्टम इस इंक्रीज टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या करता है, इसके बढ़े हुए टेम्परेचर के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है ली शैटेलियर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी कम होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ओके, तो ये था डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो हमने ये फैक्टर्स को हमने इस फैक्टर को डिस्कस किया। अब हम पढ़ते हैं सेकंड है डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड और गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये सारी गैसेज जो होती है वो आपके वाटर में डिसॉल्व होती है। ठीक है, और गैसेज जो होती है वो अदर लिक्विड्स के अंदर भी डिसॉल्व होती है। कुछ गैसेज कम अमाउंट में डिसॉल्व होती है और कुछ गैसेज जो ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होती है। तो देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इनकी जो एक्चुअल में डिसोल्यूशन जो होता है वाटर में वो लो होता है। ठीक है, बहुत कम डिसॉल्व होती है। और कुछ गैसेज जो है लार्ज एक्सटेंट में डिसॉल्व होती है, जैसे अमोनिया हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये गैसेज जो होती है वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होती है। अब हम गैसेज के डिसोल्यूशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको समझते हैं। तो लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। एक्चुअल में जो गैसेज जल्दी लिक्विफाई हो जाती है वो गैसेज जो है जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो जो गैसेज लिक्विड के अंदर जल्दी डिसॉल्व हो जाती है वो गैसेज जो होती है ज्यादा सॉल्युबल होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल्दी लिक्विफाई हो जाती है। सेकंड है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। डिसोल्यूशन जो है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, गैसेज का डिसोल्यूशन नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे देखिए जो एक्चुअल में सॉल्वेंट
आयन फॉर्म करते हैं, ठीक है, गैसेस को आयनाइज कर देते हैं, ठीक है, तो वो गैसेज जो होती है वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाती है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, अमोनिया, HCl, ये एक्चुअल में जब इसको वाटर के अंदर आप डालते हैं तो ये गैसेज आयनाइज हो जाती है, आयन फॉर्म करती है। तो आयन फॉर्म करने की वजह से एक्चुअल में क्या होता है कि ये वाटर में जल्दी डिजोल्व हो जाती है। लेकिन यही अमोनिया और HCl गैसेज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होती, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आयन फॉर्म नहीं करती। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी, गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। किसी भी आप लिक्विड को या वाटर को आप जब बॉईल करते हो तो क्या होता है, जो उसमें गैस होती है वो एक्चुअल में एक्सपेल हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से जो डिजोल्व गैसेज होती है वो एक्चुअल में बाहर निकल जाती है, सॉल्युबिलिटी उनकी कम हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखिए प्रेशर जो है एक्चुअल में वो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है, तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है वो एक्चुअल में प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो कैसे इंक्रीज होती है, क्योंकि ये देखिए ये गैसेस के पार्टिकल जो है बहुत दूर दूर होते हैं, इनका इंटर पार्टिकल स्पेस जो है बहुत ज्यादा होता है, क्लियर। अब आप जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे इनके ऊपर तो ये पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में गैस के पास पास आ जाते हैं, गैस कंप्रेस हो जाती है, क्लियर, और उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए इस प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने बताया था, जिसका नाम है हेनरी, और उसने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं हेनरी लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ कि मास ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो एक्चुअल में जितना डिसोल्व मास होता है गैस का वो उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए मास, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे तो एक आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम K डैश बोलते हैं, ये आपका हेनरी कांस्टेंट है, क्लियर। अब हम इसको एक अदर वे में भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, क्लियर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाइए यहाँ से, तो यहाँ पे भी एक आपको कांस्टेंट मिलता है जिसको KH या हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, ओके। तो ये आपको एक नया एक्सप्रेशन मिलता है P इक्वल टू KH इंटू X। अब देखिए हेनरी लॉ एक्चुअल में जब आप ये ट्रू होता है, जब सत्य होता है, जब एक्चुअल में प्रेशर और आपका मोल फ्रैक्शन के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि हेनरी लॉ है वो एक्चुअल में आपका ट्रू है, और ये जो स्लोप होता है वो स्लोप एक्चुअल में KH के इक्वल होता है, हेनरी कांस्टेंट के इक्वल होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। इसको हम समझते हैं, जैसे आप एक गैस लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस को आप 293 केल्विन टेम्परेचर पे उसका हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो एक्चुअल में 76 होता है। अब उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो 303 केल्विन टेम्परेचर पे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू 88 होती है, ओके। तो यहाँ पे जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है और सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, क्लियर। यहाँ हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 293 केल्विन पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू 35 होती है और 303 केल्विन टेम्परेचर पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू 47 होती है। तो देखिए टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया 293 से 303, तब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी आपकी 35 से 47 हुई, यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ी और सॉल्युबिलिटी साथ ही साथ कम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे
हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी और सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसीलिए यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं वो कोल्ड वाटर में एक्चुअल में कंफर्टेबल फील करते हैं एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। तो कोल्ड वाटर में क्या होता है एक्चुअल में डिजोल्व गैसेज ज्यादा होती है, क्योंकि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम होता है, गैस जो डिजोल्व होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए वो एक्चुअल में ब्रीदिंग में उनको कंफर्टेबल होते हैं वो ब्रीदिंग में। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है गैस एक्सपेल हो जाती है और उनको ब्रीदिंग में मतलब डिफिकल्टी आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एप्लीकेशंस। ओके, हेनरी लॉज की एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है कार्बोनेटेड बेवरेज। देखिए जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेजेज होते हैं, जैसे आप देखिए कि सोडा वाटर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, उन सब में क्या होता है कि CO2 गैस जो होती है वो वाटर के अंदर एक्चुअल में मिक्स होती है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये वाटर के अंदर CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी को एक्चुअल में प्रेशर इंक्रीज करके बढ़ाया जाता है। तो कार्बोनेटेड बेवरेज में क्या होता है CO2 गैस वाटर में एक्चुअल में क्या होता है डिजोल्व होती है। सेकेंड देखिए, जितने भी डीप डाइवर्स होते हैं जैसे स्कूबा डाइवर, तो एक्चुअल में वो स्कूबा डाइवर जो होते हैं ये डीप डाइवर्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर बहुत ही ओशियन के अंदर बहुत नीचे तक जाके एक्चुअल में स्विमिंग करते हैं। ओके, तो वहां पे प्रेशर की कंडीशन देखते हैं कि प्रेशर जो होता है सरफेस पे ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, और एक्चुअल में डीप सी के अंदर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे ग्रेजुअली नीचे की तरफ जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। तो प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो डीप डाइवर्स होते हैं उनके ब्लड के अंदर एटमॉस्फेयर की गैसेज जो होती है वो एक्चुअल में सोल्यूबल होने लगती है। ठीक है, तो गैसेज की सोल्यूबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, जब वो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या हो रही है कि जो गैसेज जो होती है एटमॉस्फेयर की उनकी एक्चुअल में इनके ब्लड के अंदर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और जब ये स्कूबा डाइवर जो है वो एक्चुअल में जब सरफेस की तरफ आते हैं तो ग्रेजुअली प्रेशर कम होता जाता है। तो क्या होता है ब्लड से ये गैस एक्चुअल में रिलीज होने लगती है। ब्लड से जब ये गैस रिलीज होने लगती है तो क्या होता है कि इनके ब्लड्स के अंदर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, और ये बबल्स फॉर्म होने से क्या होता है कि इनके ब्लड कैपिलरीज में ब्लॉकेज आ जाते हैं, जिनको हम बैंड्स कहते हैं या फिर इसको डिकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या करते हैं कि जो ये ऑक्सीजन गैस लेके जाते हैं साथ में, तो उसमें क्या करते हैं हीलियम गैस मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी जो है कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्चुअल में रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी एट हाई एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड पे जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी फील होने लगती है। तो देखिए हाई एल्टीट्यूड मतलब माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये ग्राउंड है या सरफेस है, यहाँ पे सरफेस पे प्रेशर और यहाँ पे आपके हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर। तो जैसे जैसे आप ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाते हो प्रेशर कम होने लगता है। ये प्रेशर कम होने से क्या होता है एक्चुअल में जो आपके क्लाइंबर्स होते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है, क्योंकि एक्चुअल में प्रेशर कम होने से क्या हो रहा है आपका जो गैसेज जो डिजोल्व होती है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, प्रेशर कम होने से क्या हो रहा है कि सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो एक्चुअल में ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, इसको बोलते हैं ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनको एक्चुअल में वीकनेस फील होती है, इनको फिजिकली मेंटली वीकनेस फील होती है। इस कंडीशन को हम एनोक्सिया बोलते हैं। अब देखिए, अब हम हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड पे कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है उसमें हम क्या करते हैं
इसमें दे रखा है कि आपकी एक सॉल्यूशन है जिसमें एसीटोन और आपका क्लोरोफॉर्म मिक्स किया गया है, ठीक है। ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन है जिसकी KH वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 76। ओके, अब आपको पूछा है कि एसीटोन का आपको क्या पूछा है, एसीटोन का वेपर प्रेशर आपको पूछा है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन आपको फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है एसीटोन के दे रखे 0.72, ठीक है। ये टोर है, टोर भी प्रेशर की एक यूनिट होती है। तो देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर पूछा है तो आप क्या करेंगे, वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है, KH इंटू एक्स, ठीक है, KH इंटू काई। ओके, अब यहाँ पे KH की वैल्यू हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दीजिए और एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, वेपर प्रेशर आ जाएगा एसीटोन का। नेक्स्ट एक और हम मतलब एक और हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए ये सेकंड प्रॉब्लम भी हेनरी लॉ से एसोसिएटेड है। देखिए हम क्या करते हैं, एक बीकर के अंदर वाटर लेते हैं, ये बीकर में 1 लीटर वाटर लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को बबल करवाते हैं, मतलब नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसका टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे करते हैं, 293 केल्विन टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस को इसमें बबल करवाते हैं, ठीक है। तब क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर दे रखा है आपको 0.98, ओके, या कुछ भी है, पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है, ये बाहर में है पार्शियल प्रेशर। आपको हेनरी लॉ की वैल्यू दे रखी है 47, ओके, समथिंग, ओके, किलो बार। अब आपको क्या पूछा है कि नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम, कितने मोल जो है वो इस वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे। तो इसको पूछा है मिली मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कितने डिसॉल्व होंगे। तो देखिए अब यहाँ पे मतलब मोल्स पूछे है नाइट्रोजन के, ठीक है, वो भी मिली मोल्स पूछे। तो हम एक्चुअल में नाइट्रोजन के मोल्स निकाल देंगे और मिली मोल्स के लिए क्या करेंगे, 100,000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम मोल्स निकालते हैं। तो एक्चुअल में देखिए सॉल्युबिलिटी जो होती है वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन पे। तो हम सबसे पहले हेनरी लॉ लगाते हैं कि प्रेशर जो है वो क्या होता है, KH इंटू एक्चुअल में आपका KH इंटू आपका मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अब आप यहाँ पे KH की वैल्यू आपके पास में है, पुट कीजिए। आपके पास में एक्चुअल में पार्शियल प्रेशर है वो भी पुट कीजिए, आपको यहाँ से मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। क्लियर, ये मोल फ्रैक्शन जो है आपको इसका मिला नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन मिला। अब आप यहाँ से नाइट्रोजन के मोल्स निकाल दीजिए। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ये कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। अब आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से। अब नाइट्रोजन के मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, वो आप एज इट इज रखिए, ये भी एज इट इज रखिए। अब मोल कितने आपको यहाँ पे वाटर के मोल्स 1 लीटर में कितने होते हैं, 55.5, ये हमको पता है कि 1 लीटर में वाटर के 55.5 मोल्स होते हैं। अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, तो नाइट्रोजन के आप मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब ये मोल्स निकलेंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये मिली मोल्स में आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।